नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर के विशेष कार्यक्रम विजय पथ में आपका स्वागत है। विजय पथ में जैसा आपको जानकारी है, हम हर बार एक नए सेगमेंट पर बात करते हैं, एक नई स्ट्रीम पर बात करते हैं और भविष्य को लेकर के बात करते हैं। बच्चों के खास तौर पर भविष्य पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करने आए हैं फार्मेसी के बारे में। आपने सुना होगा फार्मेसी के बारे में, लेकिन आपने शायद ये सुना हो कि जब दवाएं आप खाते हैं तो उसे बनाता कौन है, और उसके पीछे एक बड़ी टीम होती है और एक रिसर्च होती है जिसे करना होता है। उसके बाद दवाएं तैयार होती हैं और डॉक्टर को दवाएं लिखते हैं, तब जाकर कहीं आप स्वस्थ होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा सेगमेंट है जो पर्दे के पीछे है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इंदौर में हम मौजूद हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ फार्मेसी में। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और जिनको सुनकर आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मेसी में हम हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा। मैं आपकी परिचय जो है करा दूं पहले। सर यहाँ पर सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। देखते हैं जिम्मेदारियाँ हैं और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उनके पास है। कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या सिखाना है, क्या नई नई चीज़ें हैं जो सीखना है, कॉलेज को लेकर के किस किस तरह के काम चल रहे हैं। बच्चों के भविष्य पर बहुत चिंतित हैं और रिसर्च लगातार करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं फार्मेसी का जो सेक्टर है सर की नज़र में कैसा है और आज फार्मेसी की डिमांड मार्केट में कितनी है। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे इस विशेष शो में हम ये चाहते हैं कि बच्चों को सबसे पहले हम सर ये बताएं कि फार्मेसी की आज डिमांड कितनी है, क्योंकि हम फार्मेसी में जब बात करते हैं भविष्य बनाने की तो बच्चे थोड़ा सा संकोच कर जाते हैं। नहीं, अब कोविड के बाद पूरा परिदृश्य बदला है जी। फार्मेसी कई बच्चों का एमबीबीएस से भी प्राथमिकता के ऊपर विषय आ चुका है जी। फार्मेसी विषय निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा एक मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। स्वस्थ शरीर होगा तो ही सारे कार्य सफलतापूर्वक संचालित किए जा सकते हैं। तो फार्मेसी निश्चित तौर पे मानव को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने की दिशा में कार्य करता है। शर्मा साहब, कोविड जब आया तो कोविड के बाद क्या इसमें बूम आया है सेक्टर में, क्या ये कहा जा सकता है? और कोविड के पहले सिचुएशन क्या थी? कोविड के पश्चात निश्चित तौर पे फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा बूम आया है। कोविड के पहले भी चूंकि फार्मा सेक्टर को एवरग्रीन सेक्टर माना जाता है, उसके पहले भी अगर हम विश्व के परिदृश्य में भारतीय फार्मेसी उद्योग की बात करें तो अपना एक निश्चित तौर पे लगभग 30 से 40% अपना हिस्सा है जेनरिक मेडिसिन में, वैक्सीन में। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोविड के बाद एक नई दृष्टि के साथ, नई ऊर्जा के साथ कार्य शुरू हुआ है। एलोपैथी के साथ साथ हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी कोविड के पश्चात काफ़ी कार्य हो रहे हैं। बच्चे सर आज खास तौर पे इस चीज़ को, फ्यूचर को देखते हैं जब, तो बड़े चिंतित होते हैं। और फार्मेसी में यदि हम बात करें, जैसा आपने बताया कि 40% हिस्सेदारी भारत की है पूरे विश्व में, तो आखिर पूरी दुनिया भारत को क्यों देखती है, क्या कारण? उसके कई कारण हैं। एक तो भारत में कोविड के पश्चात अगर हम देखें तो भारत की विश्वसनीयता फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे चीन की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है। जी। तो जब विश्वसनीयता बढ़ती है तो उद्यमिता और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट निश्चित तौर पे बढ़ता है। जी जी जी, यही मूल कारण है। और मुझे लगता है सर कि जो भारतीय छात्र हैं उनके अंदर एक ऊर्जा जो है वो बड़ी अच्छी है। हम चूँकि लंबे समय से आयुर्वेद हमारे यहाँ रहा, भारत में चिरकाल से है, तो एक ये कहा जा सकता है कि मूल में हमारे ये सब चीज़ें हैं और इसी वजह से हम इसको भविष्य में अच्छा कर पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर पा रहे हैं और नए नए जो मॉलिक्यूल है, अभी फार्मा सेक्टर में रिसर्च के ऊपर काफ़ी फोकस हो रहा है। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि भारत में नए नए मॉलिक्यूलों का आविष्कार हो। निश्चित तौर पे नई वैक्सीन की नई तकनीक उजागर हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से और हर्बल मेडिसिन को हम आधार मान के नए मॉलिक्यूल का आविष्कार करने की दिशा में फार्मेसी विषय के जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो कार्य कर रहे हैं। हमारा जो शो है सर, ये बच्चों को लेकर के है और बहुत सारे बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं। जो बच्चे 10th में हैं, जो 12th में हैं, उनके लिए आपकी जो पहली सलाह है, पहला कदम क्या है? यानी बीजारोपण की यदि हम बात करें कि यदि वो फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो उनको शुरुआती दौर में कैसे तैयारी करना होती है? सर, मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा। 10वीं के बाद जनरली बच्चा या तो बायोलॉजी में लेता है, मैथमेटिक्स लेता है। कुछ परसेंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के साथ 11-12 करते हैं। फार्मेसी में प्रवेश के लिए अगर स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के साथ 12th किया है वो भी फार्मेसी में प्रवेश ले सकता है। अगर बायोलॉजी के साथ किया है तो वो भी फार्मेसी विषय में प्रवेश ले सकता है। फार्मेसी में मुख्य रूप से डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है जो कि 2 साल का होता है। इसके प्रवेश के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के साथ 12 करना अनिवार्य होता है।
और बैचलर ऑफ फार्मेसी में प्रवेश के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अथवा बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ 12th करना जरूरी होता है। उसके साथ साथ हमारे पास मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विषय में भी है, जिसमें कि बैचलर ऑफ फार्मेसी होना अनिवार्य है। साथ ही जो बच्चे जीपेट एग्ज़ाम देने के बाद एम फार्म में प्रवेश लेते हैं, उन्हें भारत सरकार की AICTE द्वारा 12,400 रुपये पर मंथ छात्रवृत्ति भी मिलती है। अच्छा, जो तैयारी आपने बताई, आपने एम फार्मा तक आपने हमें जानकारी दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 12th के बाद इंस्टेंट तैयारी होती है वो कैसे की जाती है? क्या प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं? क्या उनकी तैयारी मार्केट में कहीं होती है? क्या कहीं कोचिंग है या कोई स्कूल में कोई पढ़ाता है? क्या इस तरीके के बच्चों को गाइडेंस मिल सकता है? सर, फार्मेसी के लिए अलग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ फार्मेसी में प्रवेश अलग तरीके से होते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालय जो कि राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वहाँ के प्रवेश 12th की मेरिट बेसिस पे होते हैं, जो कि डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से विज्ञापन आता है, उससे होते हैं। स्कूल ऑफ फार्मेसी में प्रवेश पिछले साल के पहले तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से हुआ करते थे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अथवा बायोलॉजी के क्वेश्चन होते थे 20-20 और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे। जी। साथ ही उसके पश्चात इस वर्ष से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मेसी में CUET के माध्यम से प्रवेश शुरू हुए हैं। इसमें भी स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की एग्ज़ाम देना होता है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए बहुत अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता। अगर आपने 12th बहुत अच्छी तरीके से किया है, साथ ही अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे आप इसमें प्रवेश पा सकते हैं। कोई छात्र जो मध्य प्रदेश से है और अगर राज्य के बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है, कहीं अच्छी एजुकेशन और लेना चाहता है, तो सर देश में ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो अच्छी शिक्षा जहाँ पर वो और उसको मिल सकती है? जैसे हम IIM और IIT को काउंट करते हैं। सर, हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। अगर मध्य प्रदेश से बाहर जाना है तो उसके लिए PG करने के लिए उन्हें जाना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, देश में अच्छे इंस्टीट्यूट नाइपर्स हैं जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट है। ये दिल्ली में एक फार्मेसी की प्रथम फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी है जिसको कि डिप्सार कहते हैं, वहाँ से भी PG किया जा सकता है। और विदेश जाने के अवसर किस तरह से मिलेंगे सर? विदेश जाने के अवसर भी पर्याप्त है। बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के पश्चात हमारे कई स्टूडेंट GRE की एग्ज़ाम देते हैं, TOEFL की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अच्छे स्कोर आने पर वो विदेशों से, स्पेशली US, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अपना स्कोर के आधार पर प्रवेश पाते हैं। और अधिकांश बच्चों को अगर जब उनका स्कोर अच्छा होता है तो वहाँ स्कॉलरशिप बेस पे या स्टाइपेंड पे प्रवेश मिल जाता है। सर, चूँकि मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हूँ और एक शासकीय संस्थान में हूँ इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये जानकारी मिले कि क्या शासकीय संस्थान भी अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो वाकई में क्या उन्नति अब तक इन्होंने की है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगे। सर, इसमें थोड़ा सा मेरा ये आग्रह रहेगा कि सामान्यतः देखने में आता है कि स्कूल शिक्षा तक बच्चे प्राइवेट या निजी स्कूलों को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका 12th होता है उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वे सरकारी संस्थानों में प्रवेश लें। आप देखिए IIT JEE की एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे बच्चा सबसे पहले उसकी प्राथमिकता IIT होती है, NITs होती है। उसी तरीके से फार्मेसी में भी बच्चा सबसे पहले सरकारी संस्थान में प्रवेश लेना ही चाहता है। हाँ, इसका मूल कारण क्या आप मानते हैं? सर, उसका मूल कारण ये है कि जो दिखाया जाता है वो संस्थानों में होता है, है ना। उसके अलावा निश्चित तौर पे अगर हम बाकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात करें, प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो सरकारी संस्थानों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निजी में नहीं होता है, पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक सिस्टम के तहत सारा कार्य होता है और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो अच्छी तरीके से फॉलो करके कार्य किया होता है। अच्छा, स्कूल ऑफ फार्मेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खासियत क्या क्या है सर? इस बार क्या क्या नई नई ऐसी चीज़ें हैं जो एड ऑन हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में जो बच्चों को फ़ायदेमंद है? सर, स्कूल ऑफ फार्मेसी में हमने इस वर्ष से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये पाठ्यक्रम 2 साल का है और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कई तरीके की जॉब ऑफर मिलेंगे बच्चों को। जो सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के माध्यम से वो एलिजिबल हो जाते हैं रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए। साथ ही वो गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, निजी सेक्टर में फार्मासिस्ट बन सकते हैं। साथ ही वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी में द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश पा सकते हैं। साथ ही वो मेडिकल
रिप्रेजेंटेटिव का कार्य कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर वो जाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन में कार्य कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में कार्य कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स है उनमें हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं और एक निश्चित तौर पे उनको एक अच्छी सैलरी इन एज ए फार्मासिस्ट मिलती है। यानी कह सकते हैं जहाँ चाह वहाँ आराम से मिलेगी बिल्कुल, बच्चों को। बिल्कुल। एक मन में ऊर्जा और एक एनर्जी का मन होना में बहुत ऊर्जा है, जरूरी है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो थोड़ा अगले 4-5 साल के बाद उनको जो उनकी क्षमता से अच्छी सैलरी मिलने की मिल संभावना जाती रहती है। है। ये एक ऐसा विषय है दर्शकों की बड़ा हमको लगता है कि फार्मेसी में आने के बाद भविष्य कैसा होगा, कितना स्टेबल है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जैसा कि हमने देखा बूम उतना नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद तेज़ी से बढ़ी है चीज़ें और बहुत बदलाव आया है। चूँकि हम आज ये बात करते हैं कि हम वैश्विक जो चीज़ें हैं उसको हम लोकलाइज तरीके से देख रहे हैं। दुनिया को हम एक गांव बोलते हैं, पूरा दुनिया जो है एक छोटा सा गांव हो गई है, मोबाइल में पूरी दुनिया आ गई है। तो निश्चित तौर पे फार्मेसी में भी बदलाव उसी तरीके से हो रहे हैं और एक नए बदलाव को लोग देख रहे हैं। बहरहाल हम जब बात करते हैं सर नौकरी की, तो जो नौकरी के विकल्प हैं कॉलेज से पढ़ने के बाद बच्चे को कितना एक पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो खर्च है पढ़ाई का एक ऑन एन एवरेज कितना खर्च आता है और क्या इसमें कहीं से गवर्नमेंट से भी ऐड मिलती है, क्या ऐसा कोई रास्ता है इसमें बीच में जिससे बच्चों को मदद मिल जाए? सर अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास फीस होगी। जी। माने हमारे यहाँ की तुलनात्मक रूप से हाँ। कम है, लेकिन अगर सारे कॉलेजेस की एवरेज निकालें देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास सालाना फीस ये है। सालाना फीस है। इसमें जो स्कूल ऑफ फार्मेसी है, जो सरकारी संस्थान है, वो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कई तरह की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत छात्रों की पूरी साल भर की जो फीस है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासन के द्वारा दी प्रदान जाती है। होती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरकार, शिवराज सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी की हैं बच्चों के लिए, मतलब सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है और जो SC ST OBC है OBC उनको तो बहुत ही सरकार ने काफ़ी सारी राहत दी है। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें दर्शकों तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। और निश्चित तौर पर यहाँ से जब पढ़ के निकलते हो तो नौकरी के विकल्प में आइए बात करते हैं उन पर कि नौकरी के सर विकल्प जो हैं वो आज कहाँ कहाँ कैसे बढ़ रहे हैं और नए नए विकल्प क्या क्या खुल के आ रहे हैं। क्योंकि मेडिकल स्टोर फार्मेसी का ज़्यादातर लोग इतना ही समझ रहे हैं जो बाहर के लोग हैं कि फार्मेसी किया मतलब एक मेडिकल स्टोर खोल के लड़का बैठ गया है, उसको नौकरी मिल गई है, अपना वो एक नया स्टार्टअप शुरू किया। जब मेडिकल स्टोर की बात करें तो मेडिकल स्टोर एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर पेशेंट और फार्मासिस्ट का सीधा संपर्क होता है। ये बिल्कुल समाज के सामने दिखता है। करेक्ट। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो ऑप्शंस हैं, जो नौकरी के अवसर हैं, वो इंडस्ट्री में भी है, उद्योगों में है। आप अगर देखें कि अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं, टैबलेट लेते हैं या इमल्शन लेते हैं, इंजेक्शन्स लेते हैं, तो इन्हें बनाता कौन है? इन्हें फार्मासिस्ट बनाता है। उसके जो फार्मेसी इंडस्ट्री में जो ऑप्शंस है उसमें वो प्रोडक्शन में, यानी कि इन सारे फार्मूलेशन के बनाने में अपना जॉब कर सकते हैं। साथ ही इन सारे फार्मूलेशन की टेस्टिंग होती है। आप जब भी मार्केट में कोई फार्मूलेशन खरीदते हैं, जिससे अगर मान लीजिए आपने टैबलेट खरीदी, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेंट्स, मतलब उस टैबलेट में कितनी दवाई उपलब्ध है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जब वो दवाई मार्केट में आती है तो उसके पहले हर उद्योग में, हर इंडस्ट्री में उसकी जांच होती है। तो वो जनरली ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम होती है। तो फार्मेसी करने के बाद क्वालिटी कंट्रोल में नौकरी के अवसर हैं। साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस में नौकरी के अवसर है। अभी एक और नया अवसर आया है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो ड्रग लाइसेंसिंग के जितने भी कार्य हैं उसमें काफ़ी बूम आया है, उसमें काफ़ी अवसर बढ़े हैं। साथ ही मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में 2 तरीके के होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके। जब आप उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइन देखते हैं, उसका लिटरेचर डेवलप करना है, उसकी जो साइंटिफिक जानकारी को डेवलप करने का भी मार्केटिंग डेवलपमेंट अवसर मिलता है और उसमें क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि केवल साइंस का नॉलेज है या फार्मेसी का नॉलेज है। तो फार्मेसी के नॉलेज के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी अपना एक बहुत ये निश्चित आपने सही कहा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि यदि मनुष्य रचनात्मक नहीं है तो शायद वो स्थिर है, और फिर वो मनुष्य ही क्या जो स्थिर हो जाए, जीवन ही क्या जो स्थिर हो जाए। मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हर फील्ड में ज़रूरी हैं। स्किल्ड होना चाहिए। आज सरकार, मोदी जी खुद बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्ति को स्किल्ड होना चाहिए। तो स्किल जो है बहुत ज़रूरी है मित्रों। मैं चाहूँगा सर, हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो 2 शब्द ऐसे जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आज के जो बच्चे एडमिशन लेके आते हैं तो वो क्या सोच लेके आते हैं और उनको सोच में बदलाव की क्या ज़रूरत है? मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि उसे मानव सेवा में या जन सेवा में अपना कार्य करना है,
तो आज की समय में सर्वाधिक जो कम समय में सबसे ज़्यादा अगर उन्हें रिटर्न दे सकता है वो फार्मेसी फील्ड है, क्योंकि फार्मेसी का जो डिग्री का प्रोग्राम है वो 4 साल का है, डिप्लोमा का 2 साल का है, साथ में पीजी का 2 साल का है, और वो चाहें तो साथ में रिसर्च में भी जा सकते हैं, ये पीएचडी कर सकते हैं। तो उन्हें अपना बिल्कुल जो लक्ष्य है समाज के प्रति जीवंत रूप से एक फार्मेसी को हम नोबल प्रोफेशन मानते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर डॉक्टर आपका डायग्नोसिस के बाद जो भी लिखेंगे वो सारी मेडिसिन फार्मासिस्ट के द्वारा डेवलप की जाती है। उसके लिए नए नए मॉलिक्यूल की रिसर्च करना है, तो एक निश्चित तौर पर उन छात्रों के लिए जिन्हें साहस लेने की आदत है या जिन्हें कोई नया काम करने की आदत है, वो निश्चित तौर पे फार्मेसी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही फार्मेसी को हम एवरग्रीन फील्ड मानते हैं। हमेशा जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक फार्मेसी प्रोफेशन निरंतर रूप से विकसित होता रहेगा। तो फार्मेसी प्रोफेशन में विकास के, संभावना के, नौकरी के, उद्योग के एक असीम संभावना है। तो निश्चित तौर पे छात्रों को जब भी वो अपना करियर ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश राह पर होते हैं या रास्ते में होते हैं, तो उन्हें फार्मेसी को निश्चित तौर पर पूरी गंभीरतापूर्वक उसके बारे में विचार करना चाहिए, और कई सारे अवसर जो प्रदान करते हैं उनसे उनकी पूरी तरीके से समाज के प्रति आप सेवा करते करते समाज में आपका एक नाम भी होता है। निश्चित तौर पर देखिए, आज मुझे लगता है कि जो युवा सोच है वो 2 चीज़ों के लिए काम कर रही है। एक उसकी अर्निंग हो जाए, कुछ पैसा कमा ले, नाम कमा ले। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बंदा काम करता है। सर की जो बात है वहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आप जब पैसा भी कमाना चाहें और नाम भी कमाना चाहें तो निश्चित तौर पर फार्मेसी ऐसी फील्ड है जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा नाम देगी और अच्छा पैसा भी देगी, ताकि आप अपना खुद का खर्च, परिवार का खर्च बेहतरीन तरीके से चला सकेंगे और इस देश के योगदान अपना सहयोग दे करके देश के बढ़ोतरी में अपना योगदान देंगे, ताकि हमारा देश का नाम ऊंचा हो। क्योंकि आज जैसा कि आंकड़ा सामने आया है, 40% यहाँ भारत से डिमांड है दुनिया में दवाइयों की बनाने की। तो निश्चित तौर पर फार्मेसी की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है आने वाले समय में, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको ये ध्यान रखना है चीज़ों को कि थोड़ा सा आपको गंभीरता से सोचना है, रिसर्च पर काम करना है, क्रिएटिविटी पर काम करना है, रचनात्मकता आप में होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप बेहतर एक फार्मासिस्ट बन सकेंगे और आने वाले भविष्य को बेहतर कर सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आप तक और भी नए विषय लेकर के आएँ। तब तक के लिए नमस्कार। तो मित्रों, ये था कार्यक्रम विजय पथ। इस बार हमने फार्मेसी पे बात की। फार्मेसी कैसी फील्ड है, इसमें क्या क्या होता है और क्या तैयारी करनी होती है, और अल्टीमेटली कितना पैसा आप इस फील्ड से कमा सकते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप समाज सेवा का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप निश्चित तौर पर समाज सेवा करते हैं, क्योंकि पैसा सब कमाते हैं लेकिन देश की सेवा बहुत कम लोग करते हैं। और ये वाकई में ऐसी फील्ड है जहां पर आपको देश का योगदान जो है करने में एक आनंद आएगा, एक मज़ा आएगा, और उसका एक अपना बहुत बड़ा एक पार्ट है ऐसा जिसको आप कवर करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में फार्मेसी अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम न केवल खुद को फ़ायदा पहुंचाते हैं बल्कि उन लोगों की सेवा करते हैं जो आज बीमार हैं, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है और दवाइयों को लेकर के जो हमेशा आपको देखते हैं। तो अगले प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे, और ये जो कार्यक्रम है ये आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपका फीडबैक लगातार मिलता है, आगे मिलता भी रहेगा। कोशिश करें, अगर कुछ सवाल रह गए तो हम सर तक पहुँचाएँगे। आप अपने सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि हम उन्हें पढ़ के उनका जवाब ज़रूर लेकर के आएँ और आप तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।